हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल देव एजुकेयर और आज के इस धमाकेदार सेशन में प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, पिछले सेशन के माध्यम से हम लोगों ने लेखा शास्त्र हिंदी मीडियम में, अकाउंटेंसी हिंदी मीडियम में कक्षा 11वीं के लेखांकन एक परिचय में क्या देखा था सर, बता दीजिए। मैं बताता हूँ कि हम लोगों ने देखा था कि भैया आधारभूत लेखांकन शब्द कौन कौन से होते हैं जो व्यापारिक दृष्टिकोण से बोली जाती हैं या व्यापारों में उसका यूज करा जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था प्यारे बच्चों। ठीक है, और लास्ट क्या था, लास्ट टॉपिक था हमारा बट्टा। ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि इस बट्टे के बारे में मैं आपको नेक्स्ट सेशन के माध्यम से और अच्छे से समझाऊंगा और इसके जो दो प्रकार थे उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ मैंने आपको कहा था कि प्यारे बच्चों कि मैं व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टे में अंतर भी स्पष्ट करवाऊंगा और कुछ विशिष्ट शब्दावलियों के बारे में भी बताऊंगा जो आपको खाता बनाते वक्त महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज के इस धमाकेदार सेशन की करते हैं शुरुआत बिल्कुल फटाफट अंदाज में प्यारे बच्चों। ठीक है, आप भी पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए। जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं कि जब भी आप स्टडी करने बैठते हो तो आपके साथ स्टडी मटेरियल पेन और कॉपी होना बहुत अनिवार्य है प्यारे बच्चों, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उन टॉपिक्स को आपको क्या करने होते हैं, अंडरलाइन करने होते हैं, बुक्स आपके साथ रहने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के इस धमाकेदार सेशन की ओर। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टे के बारे में समझाऊंगा, तो सबसे पहले चलते हैं व्यापारिक बट्टे की ओर कि आखिर व्यापारिक बट्टा किनको दिया जाता है और किसके द्वारा दिया जाता है, कितना दिया जाता है। ठीक है, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, विक्रेता के द्वारा, किसके द्वारा सर, विक्रेता के द्वारा अपने ग्राहकों को, किसको सर, ग्राहकों को माल के सूची मूल्य पर, माल के सूची मूल्य पर दी जाने वाली छूट या रियायत को प्यारे बच्चों हम व्यापारिक बट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं सर, व्यापारिक बट्टा कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं प्यारे बच्चों। आजकल क्या है कि ऑनलाइन का ज़माना है, तो ऑनलाइन से ही हमने क्या किया, एक मोबाइल मंगा लिया। जैसे कि मान के चलिए फ्लिपकार्ट के जरिए से हम क्या कर रहे हैं, एक मोबाइल ऑर्डर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर, एक मोबाइल ऑर्डर कर रहे हैं प्यारे बच्चों। जैसे कि 15,000 रुपए का मोबाइल है, कितने हजार रुपए का बताइए, 15,000 रुपए का। ठीक है, अब इसको कट करके क्या कर दिया जाएगा, 33% की आपको छूट बताई जाएगी और यहाँ पास लिखा होगा कि 10,000 रुपए में वो मोबाइल आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। कितने रुपए में आपको मोबाइल उपलब्ध हो रहा है, 10,000 रुपए में। कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है, 33% की छूट आपको दी जा रही है प्यारे बच्चों। तो वो जो छूट है ना, वही तो आपका व्यापारिक बट्टा है प्यारे बच्चों। वाह क्या बात है सर, तो यही बात है कि आपको व्यापारिक बट्टा किसी विक्रेता के द्वारा माल की सूची मूल्य पर दी जाती है। मतलब 15,000 का मोबाइल आपको 10,000 रुपए में दिया जा रहा है, मतलब 33% की आपको छूट दी जा रही है। यही तो होता है प्यारे बच्चों व्यापारिक बट्टा। आप देखे होंगे कि जब भी ऑनलाइन कुछ चीजें परचेज करते होंगे तब उसका एग्जैक्ट जो अमाउंट होता है वो लिखा होता है और काट करके क्या कर दिया जाता है कि इतने प्रतिशत की छूट है, आपको ये अमाउंट आपको देने होंगे और ये जो वस्तु है आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, घर पहुंच सेवा आपको करवाई जाएगी। ये किसके द्वारा किया जाता है, ऑनलाइन जो सर्विस देने वाले हमारे, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गए, अमेजोन हो गए, मीशो हो गए, है ना, ये जो कस्टमर सर्विस वाले हैं वो हमको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों नगद बट्टा। नेक्स्ट क्या है बताइए, नगद बट्टा सर। तो नगद बट्टा किनको दिया जाता है सर, आइए बताते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। जब कोई भी ग्राहक, प्यारे बच्चों क्या बोला गया, जब कोई भी ग्राहक क्या करता है, अपने उधार खरीदे गए माल के मूल्य का, अपने उधार खरीदे गए माल के मूल्य का या फिर किसी से उधार लिए गए ऋण का भुगतान नियत समय से पहले कर दे। किससे सर, नियत समय से पहले कर देता है, तो उस भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है, भुगतान की राशि पर कुछ छूट या रियायत दी जाती है। उसी छूट को हम क्या कहते हैं, नगद बट्टा कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं सर, नगद बट्टा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं मैंने किसी से 10,000 रुपए कर्जा लिया है। क्या लिया है बताइए, 10,000 रुपए का कर्जा लिया है। अब उन्होंने मुझे 1 साल का मोहलत दिया है कि आपको 1 साल के अंतर्गत क्या करने हैं, उस भुगतान की राशि को मुझे भुगतान करने हैं जो आपने उधार मेरे से लिए हैं।
ठीक है। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मेरे पास वो अमाउंट जमा हो गया, 10,000 रुपए आ गए, तो मैंने 1 साल की जगह क्या कर दिए, 6 महीने में ही उसको पैसे वापस कर दिए। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, 6 महीने में ही उसको पैसे वापस कर दिए। तो वो जो भुगतान की राशि है, उसी राशि पर क्या किया गया, भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के द्वारा मुझे 2% की छूट दे दी गई, और उसी राशि को हम कहते हैं नगद बट्टा प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि मैंने मान के चलिए 10,000 रुपए का कर्जा लिया था किसी को, अब 6 महीने में मैंने इसको लौटा दिए, तो यहाँ पास 10,000 का मुझे 2%, 10,000 का 2% कितना हो जाएगा सर, यहाँ पास 2 गुणित 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 को काट दिए, अब 10,000 का 2% होता है प्यारे बच्चों 200 रुपए। मतलब मुझे 200 रुपए की छूट दी जाएगी, किनके द्वारा, भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के द्वारा प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टे में अंतर। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं, आखिर व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टे में कौन कौन से वो अंतर होते हैं, कि हम आधार के बेस पर उसको देखने वाले हैं और स्पष्ट करने वाले हैं। जब भी कोई आप अंतर स्पष्ट करते हो तो उसका कुछ ना कुछ आधार होता है, जिन्हीं की बलबूते आप क्या करते हो प्यारे बच्चों, आधार स्पष्ट करते हो, अंतर स्पष्ट करते हो। ठीक है, जैसे कि हमने बही खाता और लेखांकन में आधारों के बेस पर ही क्या किया था, कि 2 पक्षों में अंतर स्पष्ट किए थे, बही खाता और लेखांकन में। ठीक उसी प्रकार से एक व्यापारिक बट्टा और दूसरा कौन सा है, नगद बट्टा, इन दोनों में हम अंतर स्पष्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, उद्देश्य, कि आखिर इनका उद्देश्य क्या होता है, क्यों दिया जाता है हमको व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। यानी बच्चों, व्यापारिक बट्टा जो होता है वो विक्रय बढ़ाने के प्रयोजन से या उद्देश्य से दिया जाता है। जैसे कि मुझे क्या किया गया, 15,000 रुपए का मोबाइल फ्लिपकार्ट के द्वारा बेटा 10,000 रुपए में उपलब्ध करवाया गया है ना, कितने रुपए में, 10,000 रुपए में उपलब्ध करवा दिया गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करूंगा कि मुझे भाई 15,000 रुपए का मोबाइल जो था वो 10,000 रुपए में मिल गया। ठीक है, मतलब 33% की मुझे छूट मिल गई। तो वो मेरा दोस्त जो है वो क्या करेगा, कि वो भी उसी मोबाइल को खरीदेगा, कि नहीं भाई मैं भी अब इसी मोबाइल को खरीदने वाला हूँ, क्योंकि इसमें 33% की छूट दी जा रही है, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पास बोला गया कि व्यापारिक बट्टा जो होता है किस उद्देश्य से दिया जाता है, विक्रय बढ़ाने के उद्देश्य से। ठीक है, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों नगद बट्टा। तो नगद बट्टा क्यों दिया जाता है सर, तो प्यारे बच्चों नगद बट्टा शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि मैंने 10,000 रुपए को 1 साल के भीतर मतलब 6 महीने के अंतर्गत उसको क्या कर दिया, भुगतान दे दिया। तो अगर आप नियत समय से पहले ही भुगतान की राशि जो है वो भुगतान कर देते हो, तो आपको नगद बट्टा दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो नगद बट्टा होता है वो शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया उद्देश्य। दूसरा क्या है सर, गणना, कि आखिर व्यापारिक बट्टे की गणना किस प्रकार से की जाती है और नगद बट्टे की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो प्यारे बच्चों, व्यापारिक बट्टे की गणना माल की सूची मूल्य पर की जाती है। जैसे कि हमने 15,000 रुपए का मोबाइल देखा था, और 15,000 रुपए के अमाउंट पर ही क्या किया था, 33% की छूट हमको दी गई थी, मतलब 10,000 रुपए में वो मोबाइल हमको उपलब्ध करवाया गया था। तो जो व्यापारिक बट्टा होता है उसकी गणना अगर आप करते हो, तो माल की सूची मूल्य पर ही आप उसकी गणना करने वाले हो। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है नगद बट्टा, भुगतान राशि पर ज्ञात किया जाता है। जैसे कि मैंने 10,000 रुपए का अमाउंट किसी को दिया था, जिनसे मैंने कर्जा लिया था, तो उस भुगतान की गई राशि पर ही हम क्या करने हैं, नगद बट्टा मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये तो हो गई गणना की बात। नेक्स्ट है लेखा, कि आखिर किस बट्टे का लेखांकन में किया जाता है, उसके बारे में भी जानते हैं। ठीक है, तो व्यापारिक बट्टे का लेखा प्यारे बच्चों पुस्तकों में नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता, जो भी व्यापारिक बट्टा आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं व्यापारियों के द्वारा, उसका लेखा कभी भी लेखा की पुस्तकों में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन उसके ठीक विपरीत प्यारे बच्चों नगद बट्टे का लेखांकन में किया जाता है। किसका लेखांकन में किया जाता है, नगद बट्टे का लेखांकन में किया जाता है। जैसे कि मुझे 200 रुपए की छूट यहाँ पास मिली थी नगद बट्टे के तहत, तो उस 200 रुपए को भी लेखांकन में लिखा जाएगा। लेकिन
यहाँ पास 15,000 रुपए का मोबाइल मुझे 10,000 रुपए में मिल गया, जहाँ पास 35% मतलब 5,000 रुपए की मुझे छूट मिल गई, उस 5,000 रुपए का लेखांकन में नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये व्यापारिक बट्टा है और ये नगद बट्टा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बट्टा हम किसको दें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, व्यापारिक बट्टा किसको दिया जाता है और नगद बट्टा किसको दिया जाता है, आइए देखते हैं। यह बट्टा उन सभी व्यक्तियों को दिया जाता है जो एक जैसी वस्तु का व्यापार करते हैं। जो भी व्यापारिक बट्टा होंगे प्यारे बच्चों, वो उन सभी व्यक्तियों को दिया जाता है जो एक जैसी ही वस्तुओं का क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हमने मोबाइल खरीदा था, तो यहाँ पास उन सभी ग्राहकों को या उन सभी व्यापारियों को व्यापारिक बट्टा दिया जाएगा जो एक जैसी वस्तुओं का क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। जैसे कि क्या हो सकता है, रियलमी का जैसे मोबाइल है ना, तो वो रियलमी वाले क्या करेंगे, इन पर व्यापारिक बट्टा देंगे। ठीक है, क्योंकि रियलमी का एक ब्रांड है बेटा। ठीक है, रियलमी मोबाइल जो है वो ब्रांड है, जैसे सैमसंग का हो गया, एप्पल का हो गया, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, व्यापारिक बट्टा प्रोवाइड करवाती हैं अपने ग्राहकों को। क्योंकि यहाँ पर जो ग्राहक हैं वो क्या करते हैं, व्यापार के दृष्टिकोण से उनसे माल का क्रय और विक्रय करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब नेक्स्ट देखते हैं, यह जो बट्टा होता है, नगद बट्टा जो होता है, केवल उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जो भुगतान समय से पहले कर दे। अगर मैंने भुगतान समय से पहले नहीं किया होता, 10,000 रुपए पहले नहीं दिए होते 6 महीने से पहले, मतलब साल भर से पहले, तो मुझे नगद बट्टा नहीं दिया जाता। मतलब साफ तौर पर कहा गया कि अगर आप समय से पहले भुगतान कर देते हो तो आपको नगद बट्टा उपलब्ध करवाया जाएगा, केवल और केवल उसी व्यक्ति को जो समय से पहले आपके पैसे वापस कर दे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट क्या है, तो आइए जानते हैं। बीजक में उल्लेख, क्या इसका उल्लेख बीजक में किया जाता है व्यापारिक बट्टे का, या नगद बट्टे का उल्लेख बीजक में किया जाता है, तो आइए जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं बता दूं, इस बट्टे का उल्लेख बीजक में नहीं किया जाता। किस बट्टे का सर, तो व्यापारिक बट्टे का उल्लेख हम बीजक में नहीं करते हैं। उसके ठीक विपरीत प्यारे बच्चों, जो नगद बट्टा होता है उसका उल्लेख हम बीजक में नहीं करते हैं। यहाँ पास बोला गया कि जो व्यापारिक बट्टा होता है उसका उल्लेख तो हम बीजक में करेंगे, लेकिन यहाँ पास जो नगद बट्टा होता है उसका उल्लेख हम किस में नहीं करेंगे, बीजक में नहीं करेंगे। ठीक है, व्यापारिक बट्टा का उल्लेख हमेशा बीजक में किया जाएगा, रसीदों में किया जाएगा, लेकिन नगद बट्टे का उल्लेख हम रसीदों में नहीं देख सकते, बीजक में नहीं देख सकते प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर, तो नेक्स्ट है सर कि समय, कि ये किस समय हमको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, व्यापारिक बट्टा जो होता है माल के क्रय करते समय आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। यदि आप माल को परचेज कर रहे हो, जैसे कि हमने मोबाइल खरीदा, तो उसी समय हमको क्या किया गया, यहाँ पास व्यापारिक बट्टा दिया गया। परंतु यहाँ पास बोला गया कि जो नगद बट्टा होता है वो भुगतान प्राप्त करते समय दिया जाता है। जैसे कि मैंने 10,000 रुपए की राशि भुगतान करी, उसी समय मेरे को क्या किया जाएगा, नगद बट्टा प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सर राशि। नेक्स्ट क्या है सर, राशि। इसकी राशि बड़ी होती है, छोटी होती है, आइए देखते हैं। व्यापारिक बट्टे की राशि प्यारे बच्चों सामान्यतः बड़ी होती है। क्या होती है, सामान्य रूप से बड़ी होती है व्यापारिक बट्टे की जो राशि होती है वो। उसके ठीक विपरीत नगद बट्टे की जो राशि होगी वो छोटी होगी। जैसे कि यहाँ पास हम देख सकते हैं 15,000 रुपए का 33% हमने काट दिया, तो 10,000 रुपए में हमको वो मोबाइल मिला, मतलब 5,000 रुपए की हमको क्या मिली, छूट मिली। ठीक उसी प्रकार से मैंने जब 10,000 रुपए के अमाउंट को नियत तिथि से पहले लौटाया तो मुझे केवल और केवल कितने रुपए की छूट मिली, 200 रुपए की छूट मिली। मतलब व्यापारिक बट्टे की जो संख्या होती है या वो जो राशि होती है वो सामान्य रूप से बड़ी होती है, और जो नगद बट्टे की राशि होती है वो सामान्य रूप से छोटी होती है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है, क्या दोनों छूट एक साथ मिल सकते हैं हमको, यहाँ पास बोला गया दोनों छूट एक साथ। तो प्यारे बच्चों, मैं बता दूं कि व्यापारिक बट्टा के साथ आपको नगद बट्टा भी मिल सकता है। क्या बोला गया कि यदि आपको व्यापारिक बट्टा मिल रहा है तो उसी समय आपको नगद बट्टा भी मिल सकता है, लेकिन यह यहाँ पास बोला गया कि आपको अगर नगद बट्टा मिला है तो ये जरूरी नहीं होता कि आपको व्यापारिक बट्टा भी मिला हो। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पास क्या बोल दिया गया, नगद बट्टे में बोला गया कि अगर आपको नगद बट्टा दिया जाता है तो आपको ये संभव ही नहीं है कि आपको सही मायनों में व्यापारिक बट्टा भी पहले से मिल चुका हो। ठीक है प्यारे बच्चों,
अब आइए चलते हैं और चर्चा करते हैं किस पर सर, विशिष्ट शब्दावलियों पर प्यारे बच्चों, किस पर, विशिष्ट शब्दावली पर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहला है व्यवसाय। आखिर व्यवसाय किसको कहेंगे, ठीक है, तो आइए जानते हैं। कोई भी वैधानिक कार्य जो लाभ कमाने की दृष्टि से किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। मतलब जो कानून के नजर में वैध हो, ऐसा कार्य जिनको हम लाभ कमाने के दृष्टिकोण से करते हैं, तो वही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, व्यवसाय कहलाता है। क्या कहलाता है सर, व्यवसाय कहलाता है प्यारे बच्चों। जैसे कि मोबाइल वाले भैया ने क्या किया था, मोबाइल का व्यापार करना स्टार्ट किया था, जो कि वैध भी है, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था, किस उद्देश्य से किया था, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया था। जो व्यापार कर रहे हैं वो लाभ कमाने के उद्देश्य से कर रहे हैं ना। तो ये जो व्यापार है, यहाँ पास बोला गया कि कोई भी वैधानिक कार्य जो लाभ कमाने की दृष्टि से किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, व्यवसाय। तो यहाँ पास मोबाइल वाले भैया ने क्या किया था, ठीक है, तो मोबाइल वाले भैया ने लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार का संचालन किया था, जो कि क्या है, वैध है कानून के नजर में, ठीक है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों व्यापार। यहाँ सर व्यवसाय दे दिए, व्यापार दे दिए, ये क्या लफड़ा है या ये क्या फंडा है सर। तो प्यारे बच्चों व्यवसाय अलग है, व्यापार अलग है, ठीक है। यहाँ पर देखिए व्यापार में होता क्या है, वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय और विक्रय किया जाता है। क्या किया जाता है सर, क्रय और विक्रय किया जाता है। जो लाभ कमाने के लिए किया जाता है उसे व्यापार कहते हैं। यदि आप व्यापार कर रहे हो तो उसमें वस्तुओं का क्रय और विक्रय करते हो, आदान और प्रदान करते हो, जिसको हम क्या करते हैं, व्यापार कहते हैं। ये भी लाभ कमाने के उद्देश्य से ही किया जाता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है ऋण, कि आखिर ऋण किसको कहते हैं। तो प्यारे बच्चों किसी भी व्यक्ति, फर्म या संस्था अथवा बैंक से उधार लिया गया धन ही हमारे लिए क्या कहलाता है, ऋण कहलाता है। जैसे कि मैंने क्या किए थे, किसी व्यक्ति से 10,000 रुपए की राशि क्या की थी, उधार ली थी, तो मैं वो जो धन राशि है वो क्या था, मेरे लिए ऋण था, कर्जा था, ठीक है। तो यहाँ पास उसको उसी तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति, फर्म या संस्था या बैंक से यदि हम उधार लेते हैं तो वो जो उधार की धनराशि होगी उसी धनराशि को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ऋण कहते हैं। क्या कहते हैं सर, ऋण कहते हैं। क्या बात है सर, आप इस तरीके से समझाते हो। जी हाँ, मैं इसी तरीके से समझाता हूँ प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों दिवालिया, कि हम दिवालिया किसको कहेंगे, क्या कहेंगे सर, दिवालिया किसको कहेंगे। प्यारे बच्चों वह व्यक्ति जिसके दायित्व, क्या बोला जा रहा है सर, वह व्यक्ति जिसके दायित्व उसकी संपत्ति से कहीं ज्यादा हो जाते हैं एवं जो अपने दायित्वों का भुगतान करने में क्या हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, दिवालिया कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, दिवालिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं, आखिर दिवालिया किसको कहते हैं। तो बेटा मैं बता दूं, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, कौन सर, आरसीबी। आप लोगों ने आरसीबी नामक आईपीएल टीम के बारे में सुना होगा, ठीक है। अरे जिसमें विराट कोहली रहते हैं, है ना, जिसके कैप्टन हुआ करते थे वो, ठीक है। तो आरसीबी के फर्स्ट ओनर बेटा विजय माल्या, ठीक है, आरसीबी के फर्स्ट ओनर थे विजय माल्या। उनका क्या हुआ था कि उन्होंने बैंकों से कर्जा लिया हुआ था। क्या किया था सर, बैंकों से कर्जा लिया हुआ था, जिसमें उनकी संपत्ति से ज्यादा उनका कर्जा हो गया था। मतलब मान के चलिए अगर उनकी संपत्ति 50 करोड़ की है और उनकी जो दायित्व है, उनका जो कर्जा है वो 60 करोड़ रुपए का हो जाता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पास क्या हो गया, उनकी जो संपत्ति है उनकी जो संपत्ति है उनके दायित्व से कम हो गया, है ना। मतलब जो उनके दायित्व है वो उनकी संपत्ति से कम हो गया, तो इसीलिए उनको क्या कर दिया गया, दिवालिया घोषित कर दिया गया, भगौड़ा साबित कर दिया गया प्यारे बच्चों, ठीक है। इसीलिए अब वो इंडिया में नहीं आ सकते। इंडिया में वो क्या है, बैंड है। इंडिया में क्या है, वो बैन है, प्रतिबंधित है, वो इंडिया नहीं आ सकते, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं, डूबत ऋण। आखिर डूबत ऋण किसको कहेंगे प्यारे बच्चों, जब कोई देनदार, जैसे कि हमने दिवालिया किसको घोषित किया था, आरसीबी के ओनर, किनको सर, विजय माल्या को, ठीक है। तो उन जैसे व्यक्तियों से जैसे हमारे वो देनदार थे, ठीक है, उनसे धन राशि वसूली नहीं जा पाती है,
तो उस अप्राप्त राशि को, जैसे कि विजय माल्या से क्या हुआ, 10 करोड़ की राशि वसूली नहीं जा सकी, तो वो 10 करोड़ की जो राशि होगी वो क्या कहलाएगी हमारे लिए, अप्राप्त ऋण जो होगी, अप्राप्त राशि जो होगी वो डूबत ऋण कहलाएंगी प्यारे बच्चों। क्या कहलाएंगी, डूबत ऋण कहलाएंगी। 10 करोड़ की जो राशि होगी वो, ठीक है। नेक्स्ट है सर फर्म। नेक्स्ट क्या है प्यारे बच्चों, फर्म। प्यारे बच्चों, साझेदारी व्यवसाय में कार्यरत या संलग्न व्यापारिक इकाई या व्यक्तियों को ही हम क्या कहते हैं, सामूहिक रूप से, ठीक है, क्या कहते हैं, सामूहिक रूप से सर फर्म कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमारे नजदीक में एक प्लांट है, आइको सोलर प्लांट, उसके 3 मालिक हैं बेटा। क्या है, उनके 3 मालिक हैं। एक तो हो गए शक्ति दुबे, दूसरे हो गए तरंग खुराना और तीसरे हो गए राजेश मिरानी। अब इन तीनों को ही हम क्या कहेंगे, सामूहिक रूप से फर्म कहेंगे, क्योंकि ये व्यापारिक साझेदारी व्यवसाय में क्या है, कार्यरत हैं या संलग्न हैं। जो व्यापारिक इकाई को संबोधित करने का कार्य करता है, उन व्यक्तियों को ही हम क्या कहते हैं, सामूहिक रूप से बेटा फर्म कहते हैं। तो हम उन तीनों को सामूहिक रूप से क्या कहेंगे, फर्म कहेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है सर प्रविष्टि। नेक्स्ट क्या है, प्रविष्टि। प्यारे बच्चों, किसी भी सौदे मतलब किसी भी लेन देन को हिसाब किताब की पुस्तकों में विधिवत लिखना ही क्या कहलाता है, प्रविष्टि कहलाता है। क्या कहलाता है सर, प्रविष्टि कहलाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। यदि आपने कोई भी व्यवसायिक लेन देन को क्या किया, हिसाब किताब की पुस्तकों में विधिवत तरीके से लिखा है, तो उसी लिखे गए लेख को हम क्या कहते हैं, प्रविष्टि कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर, खाता। नेक्स्ट क्या है, खाता। प्यारे बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संस्था या वस्तु संपत्ति या फिर कहे आय व्यय या फिर कहे लाभ अथवा हानि, इनका विधिवत लेखा करने का क्या होता है, एक शीर्षक होता है, ठीक है। ये जो इनका लेखा होता है वो शीर्षक के अंतर्गत होता है, जिनके लिए क्या बनाई जाती है, एक तालिका बनाई जाती है। क्या बात है सर, क्या बनाई जाती है, तालिका बनाई जाती है। और उसी तालिके को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, खाता कहते हैं। उसी तालिका को हम क्या कहते हैं, खाता कहते हैं प्यारे बच्चों। ये जो तालिका होती है उनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है क्या सर, नाम। पहला होता है क्या सर, नाम, ठीक है। और दूसरा होता है क्या, जमा। इनको नामे के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नाम को नामे के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा होता है क्या, जमा, ठीक है। प्यारे बच्चों, आइए नामे और जमा को भी समझते हैं। नामे एवं जमा, इनको किस किस ओर लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, प्रत्येक खाते को 2 भागों में विभक्त किए जाते हैं। जैसे कि हमने खाता को देखा कि 2 तालिका बनाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पास नामे और जमा मतलब प्रत्येक खाते जो होते हैं वो उसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। खाते के बाएं पक्ष में जहाँ हम नामे को प्रदर्शित करते हैं और दाएं पक्ष में हम किसको प्रदर्शित करते हैं, जमा को प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों। जिसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डेबिट और क्रेडिट, और हिंदी में कहते हैं नामे और जमा, नाम और जमा, या फिर कहते हैं प्यारे बच्चों विकलन और समाकलन, या फिर क्या कहते हैं, विकलन और समाकलन कहते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों लेखा। जो लेखा की पुस्तकें होती हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं सर कि आखिर लेखा की पुस्तकें किसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास बोला गया लेखा पुस्तकें। तो प्यारे बच्चों, व्यापारिक सौदे को जिस पुस्तकों में लिखा जाता है उन पुस्तकों को ही क्या कहते हैं, हम लेखा पुस्तकें कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमने क्या किया, मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल खरीदते वक्त क्या किया होगा, व्यापारियों के द्वारा उसका लेखा किया गया होगा। तो वो जो लिखने वाला पुस्तक है जिसमें उस लेख को लिखा गया, उस लेन देन को लिखा गया, उन्हीं पुस्तकों को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, लेखा पुस्तकें कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में बस इतना ही। और ये जो हमारा सेशन है ये एक अध्याय कंप्लीट होने वाला लेसन है। मतलब जो हमारा अध्याय 1 है लेखांकन एक परिचय प्यारे बच्चों, ये यहीं पर समाप्त होता है प्यारे बच्चों। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो इस अध्याय से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं बच्चों के, तो हम ये भी डिसाइड करेंगे कि उसके लिए हम क्या कर दें, एक और सेशन प्रोवाइड करें। कौन सा सेशन सर, कि आपके जो भी डाउट्स होंगे, डाउट क्लियरिंग वाले जो सेशन होते हैं वो सेशन हम प्रोवाइड करवा देंगे। डाउट क्लियर
सेशन जिसका नाम रहने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों आज के सेशन के द्वारा आप लोगों को जितनी भी चीज़ें समझ में आई होंगी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले अध्यायों के भी सेशन आपको सबसे पहले मिल सके प्यारे बच्चों। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है।